से ये जो हमारा चैप्टर नंबर 2 है पॉलिटिकल साइंस क्लास 12th बुक नंबर 2 में से इसमें से 2 चैप्टर को हम कुछ मिक्स करके चल रहे हैं। तो चैप्टर 2 और चैप्टर 5 ये दोनों इकट्ठे ही कवर होंगे साथ में हमारे। फिलहाल चैप्टर 2 है जो 8 ऑफ 1 पार्टी सिस्टम, हम इसके बारे में इस वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो थीम चैप्टर का ये है कि जब हमने चैलेंज ऑफ नेशन बिल्डिंग के बारे में पढ़ लिया, अब उसके बाद ये था कि इसमें ये पता चल गया कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो इंडिया को छोड़ के जा रही है। इसके बाद अब इंडियन गवर्नमेंट रहेगी जो इंडिया को चलाएगी। तो जो पोस्ट कॉलोनियल गवर्नमेंट, अब जो ब्रिटिश के बाद वाली गवर्नमेंट होगी वो कैसी रहेगी हमारे लिए। ठीक है, तो कुछ लोगों का मानना ये था, पहले तो जब हमने अनाउंसमेंट की चैप्टर 1 में हमने पढ़ा था कि जो इंडिया है वो डेमोक्रेटिक सेटअप के साथ रहेगा और जो पाकिस्तान है वो डेमोक्रेटिक सेटअप के साथ नहीं रहेगा, वो रीजन बेस्ड एक सेटअप बनता जा रहा है। तो इंडिया में भी कुछ लोग ऐसा बोल रहे थे कि इंडिया को भी पाकिस्तान के जैसे डेमोक्रेटिक नहीं बनना चाहिए, क्योंकि अगर हम डेमोक्रेटिक रूल बनाने की कोशिश करेंगे, स्टेबलाइज करने की कोशिश करेंगे, तो वो नेशन को यूनिट करने में थोड़ी दिक्कत परेशानी कर सकता है। उनका मानना ये था कि हमें नॉन डेमोक्रेटिक रूल चाहिए इंडिया में, क्योंकि जो हमारे लोगों के आपस में डिफरेंसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, उनके रिलीजन कॉन्फ्लिक्ट वगैरह काफ़ी ज़्यादा हैं, और वो नेशनल यूनिटी को अगर स्टेबलाइज करके रखना है तो वो डेमोक्रेसी के हिसाब से ज़्यादा नहीं हो पाएगा। तो कुछ लोग बोलते थे कि हमें नॉमिनल डेमोक्रेसी रखनी चाहिए। नॉमिनल डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है कि जो डेमोक्रेसी बस नेम की है थोड़ी सी, इससे ज़्यादा ना हो। कुछ लोग बोलते थे कि स्टार्टिंग में हमें अपने देश में इंडिया में वन पार्टी रूल चलाना चाहिए, उसके बाद में हम ये बोल देंगे कि डेमोक्रेसी देंगे, लेकिन वो लॉन्ग बातें हो जाती हैं लॉन्ग टर्म की। और कुछ लोग बोल रहे थे कि देश में आर्मी रूल चलाना चाहिए। तो वैसे ही यहाँ पे जो वन पार्टी रूल होती है वो डेमोक्रेसी का फ्यूचर के लिए प्रॉमिस कर देती है, लेकिन काफ़ी लॉन्ग टाइम लग जाता है डेमोक्रेसी स्टेब्लिश करने के लिए। तो इंडिया ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। इंडिया ने बोला कि जो हमारे पॉलिटिक्स है उसके थ्रू हम लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। हमारी पॉलिटिक्स ये जानेगी कि लोगों का इंटरेस्ट कहाँ पे है। अगर हम डेमोक्रेसी बना के रखेंगे, यहाँ पे अलग अलग पार्टीज रूल करने के लिए अपने आप को नॉमिनेट करेंगी, तो एक तो हर पार्टी में कंपटीशन चलता रहेगा खुद को बेहतर प्रूफ करने के लिए, और दूसरी बात यह है कि पावर सिर्फ एक ही बंदे के हाथ में नहीं रहेगी, तो पावर का मिसयूज नहीं हो पाएगा। फिर अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को अडेप्ट किया था हम लोगों ने 1949 26 नवंबर को, साइन कर दिया नेक्स्ट ईयर जाके 24 नवंबर 1950। तो फिर हमने इसको जो इफ़ेक्टिव किया है वो हमने किया है 26 जनवरी 1950। यहाँ पे ये जो डेट है वो गलत डल गई है मेरे से, यहाँ पे आएगा जनवरी आएगा। तो 26 तो बड़ी बात की बात है। 24 जनवरी 1950 में इसको हमने साइन किया था, और उसके 2 डेज़ बाद सेकेंड डे मिनटू से 26 जनवरी 1950 में हमने इसको इफ़ेक्टिव कर दिया था। तो अभी ये जो भी जितना भी सिस्टम हमारा सेट होगा वो कैसे होगा, देखिए गवर्नमेंट 2 तरह की होती है। एक तो होती है इंटरिम गवर्नमेंट। इंटरिम गवर्नमेंट वो थी जो ब्रिटेन गवर्नमेंट ने बना के रखी थी इंडिया में। ये लोगों के थ्रू नहीं चूज़ हो रखी थी, ये ब्रिटेन ने ही अपनी की टीम डिसाइड कर दी थी इंडियन लोगों की, जिसमें जवाहरलाल नेहरू वगैरह ये लोग टीम में थे। और जो एक होती है इलेक्टेड बाय गवर्नमेंट, इसके लिए प्रॉपर इलेक्शन होते हैं, इसके लिए इलेक्शन वगैरह नहीं होते। तो जब भी हम लोगों ने डिसाइड किया कि डेमोक्रेसी बनाएंगे, तो कॉन्स्टिट्यूशन को स्टेबलाइज कर दिया हम लोगों ने 1950 26 जनवरी से। तो अब इलेक्शन कमीशन बनेगा जो इलेक्शन वगैरह सारी चीज़ों को कंडक्ट करवाएगा। ठीक है, तो जो भी ये हमारा इलेक्शन कमीशन है ये हुआ था हमारा जनवरी 1950 में। इसके बारे में हमने बात करनी शुरू की। जो फर्स्ट हमारा इलेक्शन कमीशन बना था, और इनके जो चीफ थे वो थे सुकुमार सेन। तो ये एमसीक्यू आ सकता है, सुकुमार सेन जो हमारे फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमीशन बने थे। अब प्रॉब्लम क्या आ रही थी, अगर हमने इलेक्शन करवानी है, सबसे पहली बात ये सबको पता था कि जो इंडिया है एक ह्यूज, मतलब कि वास्ट लार्ज पॉपुलेटेड कंट्री है। ठीक है, और इंडिया का जो साइज़ है वो भी काफ़ी ज़्यादा बड़े बनते जा रहा है। फिर दूसरा, इंडिया में यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज मिंटू से जो हमने वोटिंग वगैरह करवानी है उसके लिए एज लिमिट सेट करनी थी कि हम कितनी रखेंगे। तो इस एज के 21 के बाद हमारे पास जो लोग थे वो 17 करोड़ वोटर बन रहे थे। अब सबसे बड़ी दिक्कत वाली ये थी
कि इनमें से जितने भी वोटर हम लोगों ने बनाए हैं 17 करोड़ अगर वोटर हैं, इनमें से 85 तो अनपढ़ है और 15% लिटरेट है, पढ़े लिखे हैं। और जिनको हम पढ़े लिखे मान रहे हैं उस टाइम पे तो हमारे जो पैरामीटर्स थे लिटरेट होने के लिए वो काफ़ी ज़्यादा पुअर होते थे, ठीक है? तो ये भी प्रॉपर नहीं है। तो अब यूरोप में क्या होता था कि वहाँ पे वुमेन को वोटिंग का राइट नहीं मिलता था, लेकिन इंडिया में वुमेन को भी राइट दिया जा रहा था। तो नेक्स्ट चैलेंज हमारे पास आ रहा था कि हमने डीलिमिटेशन करनी थी। डीलिमिटेशन का मतलब क्या होता है? इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें हम वोट वगैरह साइन करते हैं, वोट नंबर 1, 2, 3, 4 जैसे अब हम सबको मिल रखे हैं। इसके बाद हम लोगों ने इलेक्टोरल रोल बनाने थे। इलेक्टोरल रोल का मतलब क्या होता है कि जो वोटर्स होते हैं हमने उनकी डिटेल बनानी है। अब देखो जो बॉयज़ हैं उनकी तो बनानी बड़ी आसान थी, उनमें तो लिख दिया था सन ऑफ, उसके साथ उनके फादर के नेम चलेगा। अब जो वमेन थी वहाँ पे दिक्कत आ रही थी। कुछ लोगों ने जो अनमैरिड थे उनके साथ लिखा था डॉटर ऑफ, जो मैरिड थे उनके साथ लिखा था वाइफ ऑफ, और कुछ जो मैरिड थे उनके साथ भी डॉटर ऑफ ही लिख दिया था। तो ऐसे करके जो 40 लाख वोटर्स हैं वो रिफ्यूज़्ड हो गए, क्योंकि कुछ भी आइडेंटिफिकेशन हो पा रहा था। जो लेके आ रहे हैं अपनी वोटर आईडी उसमें वाइफ ऑफ है, जो वहाँ पे रजिस्टर्ड है वहाँ पे डॉटर ऑफ है। तो ये काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न वगैरह जो रही है। तो फर्स्ट टाइम होना था, लार्ज स्केल पे इलेक्शन होने थे, डेफिनेटली ये मिस्टेक्स तो होनी ही होनी थी। इसके साथ ही 3200 एमएलए, 49 एमपी लोकसभा के लिए चूज़ करने थे। इलेक्शन कमीशन ने ट्रेंड किए हुए ऑफिसर चाहिए, तो इन्होंने 3 लाख ऑफिसर्स और पोलिंग स्टाफ के लिए डिमांड की। तो अगर इतना स्टाफ इनको चाहिए, सैलरी चाहिए, काफ़ी कुछ मतलब कि होच पोच अभी ये चलते जा रहा था। तो वर्ल्ड में या इवन कि इंडिया में ही जो दूसरे लोग हैं तो वो थोड़ा सा इंडिया को क्रिटिसाइज़ कर रहे थे। कुछ तो बोल रहे थे कि इंडिया एक पहली कंट्री ऐसी बनते जा रही है जो वुमेन को वोटिंग का राइट दे रही है, और जिसमें ज़्यादातर लोग अनपढ़ हैं वो अपने रूलर को कैसे सही से चूज़ कर पाएंगे। और कुछ लोगों का ये भी मानना था कि ये बिगेस्ट गेम्बल है इन द हिस्ट्री, इतना बड़ा जुआ कभी भी नहीं खेला गया जो देश ये ऐसे लोगों के हवाले वोटिंग के ज़रिए करते जा रहे हैं। फिर लेकिन रिज़ल्ट क्या निकला? सबका मुँह बंद किया गया। ये जो हमारा फर्स्ट वोटिंग इलेक्शन था वो काफ़ी सक्सेस हो गया। ये अक्टूबर 1951 से स्टार्ट हुआ था और फ़रवरी 1952, तो लगभग इसको 4 मंथ लगे, क्योंकि अलग-अलग जगह के अलग-अलग कोनों पे ये इलेक्शन करवाने थे। तो इलेक्शन 1952 में हुआ। अब अगला इलेक्शन है इसी के साथ है ये, मतलब जनवरी 1952 में करवाना था। तो लैंडमार्क क्या था? हम इंडिया ने लैंडमार्क इस्टेब्लिश करके दिखाया कि डेमोक्रेसी को कहीं पे भी कभी भी इस्टेब्लिश किया जा सकता है। ऐसी बात नहीं है कि जैसे अमेरिका जैसे पढ़े लिखे अगर देश होंगे या स्मॉल साइज़ के देश होंगे वहीं पे डेमोक्रेसी बन सकती है। इंडिया जैसे बड़े और डाइवर्सिटी वाले जिसमें रिलीजन बेस्ड, लैंग्वेज बेस्ड काफ़ी ज़्यादा लोगों में डिफरेंसेस हैं, वहाँ पे भी डेमोक्रेसी को सेट करके दिखाया जा सकता है। तो 4% ऐसा भी देखने को मिल रहा था कि एक सीट के लिए 4-4 कैंडिडेट खड़े हैं। यहाँ पे परसेंटेज नहीं है कि 4-4 जो कैंडिडेट हैं वो एक ही सीट के लिए खड़े हैं वहाँ पे। तो जो 50% वोटर्स हैं उन्होंने वोट डाली अपनी। तो ये काफ़ी अच्छा नंबर था जो फर्स्ट टाइम के लिए था। जो रिज़ल्ट था वो सैटिस्फैक्टरी रहा, क्योंकि पहले से प्रेडिक्टेबल था कि कौन से लोग जीतेंगे, कौन से हारेंगे, वहाँ पे क्या-क्या रिज़ल्ट रहेंगे। तो ये जो इलेक्शन है इन्होंने डेमोक्रेसी की एग्ज़ाम्पल सेट करके दिखा दी। इसको कहीं पे भी एस्टेब्लिश किया जा सकता है, चाहे देश पढ़ा लिखा है, चाहे देश कम पढ़ा लिखा है। तो इसका अब सेकंड पेज हमारे पास चलते आ रहा है। ये फ़िलहाल हम चैप्टर नंबर 2 का जो एज ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस टॉपिक है वो क्लियर कर रहे हैं। अब क्या हुआ कि जो फर्स्ट 2 इलेक्शन है, ठीक है? वो कैसे हुए थे? जो पहला इलेक्शन फिनिश हुआ वो 1952 में, दूसरा फिनिश हुआ 1957 में। तो ये जो दोनों इलेक्शन हैं, इनके लिए स्टील बॉक्स बनवाए जाते थे। स्टील बॉक्स में क्या होता था? सपोज़ कर लो कि अगर किसी जगह से 4 बंदे खड़े हैं, तो एक बॉक्स ए, बॉक्स बी, बॉक्स सी, बॉक्स डी, इसके ऊपर स्टिकर लगाया जाएगा उनकी पार्टी का, जो भी उनका मतलब कि सिंबल है, वो लगाया जाता था। उसके नीचे कैंडिडेट का नेम लिखा जाता था कि इस एरिया से कौन-सा बंदा खड़ा है। तो लोग आते थे ऐसे, वो एक स्लिप उठाते थे, जिसको वो वोट डालना चाहते हैं, अपना नेम पता जहाँ पे जो इनका वोटर आईडी है, वो अपना नेम वगैरह लिख के उस डब्बे में जाके डाल देते थे।
पहले तो ये ऐसे ही हमारा सिस्टम चलते आ रहा था। तो अब क्या हुआ, लगभग 1962 से लेके 40 ईयर तक ज़्यादातर देश के ज़्यादातर कोनों में तो वोटिंग ऐसी होती रही, लेकिन कहीं कहीं पे ईवीएम को इंट्रोड्यूस करवाया गया। अब ईवीएम क्या क्या सीन होता था कि अब एक मशीन बनाई गई है जिसको इलेक्ट्रल वोटिंग मशीन बोलते हैं। उसमें ये जो चार बंदे हैं बस उनके यहाँ पे लोगो बने होंगे, जो जो उनका पार्टी का सिंबल है। कोई भी बंदा चाहेगा वो जिसको वोट करना चाहता है, सपोज कर लो कि इसने पार्टी ए को वोट करनी है, वो यहाँ पे जाके बटन प्रेस करेगा, वोट अपने आप डल जाएगी। तो इसमें वोटिंग काउंट करना बड़ा ईजी होता था। ठीक है, तो लगभग इसको काफ़ी टाइम लगा। तो ये 2004 से अब देश के हर जगह पे ऐसी वोटिंग हो रही है, ईवीएम के थ्रू होती जा रही है। कांग्रेस ने, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, कांग्रेस ने डोमिनेंस किया फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शन में। अब ये कैसे किया वो हम देखते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसकी शॉर्ट फॉर्म हम आगे जाके आईएनसी यूज़ करेंगे। तो क्या था, देखिए ज़्यादातर जो लोग थे वो इंडियन नेशनल कांग्रेस को काफ़ी ज़्यादा फॉलो करते थे। उसके पीछे रीज़न क्या है कि एक तो ये नेशनलिस्ट मूवमेंट, सबसे पुरानी पार्टी 1885 से ये बनी हुई है। तो जितने भी नेशनलिस्ट मूवमेंट हुए हैं उन सब में इन्होंने पार्टिसिपेट करके रखा है अपना। फिर ये ऑल इंडियन ऑर्गेनाइजेशन थी, मतलब कि इंडिया के कोने-कोने से हर एक बंदा कम से कम इस पार्टी में ज़रूर इन्वॉल्व था अपने आप में। ठीक है, हर रिलीजन के लोग थे, हर एक एनजीओ वगैरह ऑर्गेनाइजेशन के लोग कांग्रेस के साथ मिले हुए थे। फिर लोगों का नेहरू जी के ऊपर अच्छा ट्रस्ट था क्योंकि ये भी अच्छे पढ़े लिखे थे। नेक्स्ट है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट। इसका मतलब क्या होता है कि जिस पार्टी को, मतलब कि परसेंटेज मैटर नहीं करती। वैसे अगर हम, मैं आपको इजीली एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ, आप ये देखिए कि अगर कांग्रेस को 40% वोट पड़ी है, ठीक है, लेकिन फिर भी सीट जो है उसको 74% मिल रही है। अब इसमें परसेंटेज मैटर नहीं करती, बस इसमें ये दिखता है कि सबसे ज़्यादा वोट जिसको मिलेगी। जैसे होता है ना कि क्लास में आपका 100 मार्क्स का एग्ज़ाम हो रखा है, लेकिन जिसके हाईएस्ट आएंगे वो मॉनिटर बनेगा, वो उसके उसको फर्स्ट माना जाएगा। लेकिन उसके जो हाईएस्ट मार्क्स हैं वो 33 पासिंग मार्क्स से प्लस होने चाहिए। तो ऐसे इलेक्शन में भी होता है कि कुछ पर्टिकुलर नंबर से ज़्यादा हो, लेकिन उसके बाद जिसके सबसे ज़्यादा होंगे वही जीतेगा, चाहे एक नंबर का ही डिफरेंस क्यों ना हो। तो कांग्रेस चाहे 1-1, 10-10, 100-100 सीटों से जीतते आ रही थी, तो वोटिंग कम थी लेकिन नंबर ऑफ सीट्स उसके पास ज़्यादा थे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि 74% सीट फर्स्ट इलेक्शन में कांग्रेस को मिली। सोशलिस्ट पार्टी को 10% वोट मिलने के बाद 3% सीट ही मिल पाई थी। अब दूसरा क्या हुआ, जो फर्स्ट इलेक्शन में इन जो कांग्रेस की पार्टी है, इसको वोट मिली है 364 आउट ऑफ 490। लोकसभा में टोटल 489 सीट्स थी। 489 में से 364 सीट्स तो कांग्रेस को मिल गई। जो सीपीआई है उसको सीट्स मिली थी 16 को, जो बाकी रह गई वहाँ पे अदर्स था। तो ज़्यादातर स्टेट्स के अंदर जो कांग्रेस की मेजोरिटी उसको मिलती जा रही थी, लेकिन कुछ जगह ऐसी थी जहाँ पे, जैसे कि मद्रास है, उड़ीसा है, या फिर एक टॉपिक एक यहाँ पे नेम और आएगा, त्रिवेंद्र, कोचीन, ये केरला में प्लेस है। यहाँ पे इन तीनों जगह पे, मद्रास में, उड़ीसा में और त्रिवेंद्र कोचीन में, इन तीनों जगह पे कांग्रेस को मेजोरिटी नहीं मिली थी। लेकिन वहाँ पे भी इसने अपनी एडजस्टमेंट करके कोalition के साथ इसने अपनी गवर्नमेंट बना ली थी। कोalition का मतलब क्या होता है कि अगर पासिंग से तो ज़्यादा है, 40% वोट इसके पास है, 40% दूसरी पार्टी के पास है, 20% किसी और के पास है, तो कांग्रेस ने इसके साथ दोस्ती कर ली। अब इनके पास 60% वोटें होगी तो ये वहाँ पे अपनी सरकार चला सकते हैं। तो फर्स्ट इलेक्शन हुआ था 1952 में, फिनिश हुआ था। उसके आफ्टर 5 ईयर बाद 1957 में, उसके 5 ईयर बाद 1962 में। तो इन तीनों तक कांग्रेस ने ही डोमिनेट करके रखा है। तो वो नेहरू जी उस टाइम में, मतलब कि मोदी जी से पहले फर्स्ट पीएम है जो 3 टाइम बने हैं। कांग्रेस को 75% तक सीटें मिलती जा रही थी। जो अपोजिशन थी वो 10% सीटें भी लेने में कामयाब नहीं हो पा रही थी। आगे क्या हुआ, और दूसरा, देखिए अभी तक जो हमने पढ़ा एक बार उसको रिकॉल कर लेते हैं। हमने ये पढ़ा है कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तब ये डिसीजन था कि देश को डेमोक्रेटिक बनाया जाए या नॉन डेमोक्रेटिक सेटअप दिया जाए। कुछ लोगों का मानना ये था कि नॉमिनल डेमोक्रेसी दे दो, बस नाम की डेमोक्रेसी। कुछ का मानना ये था कि वन पार्टी रूल बना के रखो, क्योंकि ऐसे देश बहुत सारे सक्सेस हो रखे हैं, या फिर आर्मी रूल लगा दो, जब समय चेंज होगा तो डेमोक्रेसी दे देंगे। इंडिया ने डेमोक्रेसी को ही चूज़ किया। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको अडॉप्ट किया गया 26 नवंबर 1949 में।
इसको साइन किया गया 24 जनवरी 1950 में। आफ्टर सेकेंड डे तो इसको इफ़ेक्टिव कर दिया गया। तो अब गवर्नमेंट बनानी थी, जो इंटरिम गवर्नमेंट है उसको ज़िम्मेवारी मिली कि कुछ सिस्टम को जो है वो डिज़ाइन करके दिखाए। तो इलेक्शन कमीशन बनाया गया। जो हमारे फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमीशन थे सुकुमार सेन थे, जिनके अंडर ये सारा काम हुआ था इलेक्शन का। तो हमारे देश में बहुत बड़ा चैलेंज था कि हम कैसे इतने बड़े देश में डेमो इलेक्शन को अरेंज करवाएं। लार्ज पॉपुलेशन थी, अडल्ट फ्रेंचाइज थी वोटिंग के लिए, 17 करोड़ वोटर, जिनमें से बहुत सारे लोग अनपढ़ थे और मतलब कि पढ़े लिखे नहीं थे। वुमेन को भी हमने राइट दिया था। तो डिलिमिटेशन करना था कि वोट नंबर वगैरह साइन कैसे करेंगे। इलेक्टोरियल रोल जो सन ऑफ डॉटर ऑफ वाइफ ऑफ कैसे हम लिखेंगे, कुछ वोटें हमारी खराब हुई। फिर भी 489 हमारे पास टोटल एमपी वगैरह होने थे। तो काफ़ी बड़ा स्टाफ हमें चाहिए था, 3 लाख के नियर अबाउट, जो सारा ये पोलिंग स्टेशन वगैरह करवाना चाहता था अरेंज। फिर भी हमारे ये जो सक्सेस हो गए फर्स्ट इलेक्शन। तो लैंडमार्क हमने बना के दिखाया कि डेमोक्रेसी को बस नीयत होनी चाहिए, कहीं पे भी सेटअप किया जा सकता है। तो आगे जाके ईवीएम आई। पहले जो दो इलेक्शन हमारे वो 52 57 में पहले तो ऐसे स्टील बॉक्स के थ्रू होते थे। फिर के बैलेट पेपर आने लगे कि जो हम इसमें जाके डाल देते थे। अब इसके बाद क्या हुआ, 1990 से ईवीएम को बनाना शुरू किया गया। तो 14 ईयर लगे। अब आफ्टर 14 ईयर पूरे देश में इलेक्शन जो है वो ईवीएम से ही होते हैं। कांग्रेस ने पहले 3 जनरल इलेक्शन को तो पूरी सिंगली मतलब कि सिंगल हैंडली इसने डोमिनेट किया, क्योंकि ये बड़ी पुरानी पार्टी थी। ऑल इंडियन ऑर्गेनाइजेशन इसके अंडर थे। नेहरू जी काफ़ी फेमस थे। और 489 टोटल जो लोकसभा में सीट्स थी उसमें से फर्स्ट इलेक्शन में 364 कांग्रेस को मिली। सेकंड थर्ड भी कांग्रेस ने डोमिनेट किया। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हम वो करते हैं एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस चैप्टर से। चैप्टर नंबर 2 है जो, देखिए अब तक होते क्या आ रहा था कि कांग्रेस जितने भी इलेक्शन जीते आ रही है ना, ये सारे के सारे इलेक्शन डेमोक्रेटिकली जीते आ रही है। इसने कहीं पे भी कोई भी इलेक्शन करप्शन के थ्रू नहीं जीता, बल्कि जो बुक में लिखा हुआ है, ठीक है, उस टाइम पे जो रिकॉर्ड है कि बड़ी आसानी से और डेमोक्रेटिक वे से ही इलेक्शन जीते आ रही थी। तो ये ही डेमोक्रेटिक वे क्या था, एक अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस इन साउथ एशिया। अब वहाँ पे भी साउथ अफ्रीका में भी सेम सिस्टम चलते आ रहा था। वहाँ पे ये था कि जब एपार्थाइड सिस्टम को ख़त्म करना था। एपार्थाइड सिस्टम क्या था कि जो मतलब कि हर एक चीज़ की डिवीजन कर रखी है। यहाँ पे जो वाइट स्किन वाले लोग आएंगे, यहाँ पे जो ब्लैक स्किन वाले लोग आएंगे, इनको हर एक चीज़ डिवाइड करके रखी हुई है, रास्ता पानी ए टू जेड वगैरह, है ना। कुछ लोगों का मानना ये था कि जो इन्होंने डेमोक्रेसी को कुछ कंट्रीज में डेमोक्रेसी का तो कॉम्प्रोमाइज़ किया हुआ है। कैसे कॉम्प्रोमाइज़ किया हुआ है, देखिए पहले कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जिसमें अभी तक सिंगल पार्टी रूल ही अलाउड है, जैसे कि चाइना, क्यूबा, सीरिया। इसके बाद कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जिसमें कुछ मिलिट्री रूल की वजह से, लॉ एंड ऑर्डर की वजह से वन पार्टी सिस्टम चलाया गया। इजिप्ट है, म्यांमार है, बेलारूस है। अब कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जिसमें पहले वन पार्टी रूल होता था, अभी सिस्टम चेंज हो गया, जैसे कि मेक्सिको, साउथ कोरिया, ताइवान। साउथ कोरिया में अभी वन पार्टी रूल चलते आ रहा है, लेकिन सॉरी ये हटा दिया गया है। लेकिन नॉर्थ कोरिया में अभी भी वन पार्टी रूल ही है। इन तीनों देशों में से हटा दिया गया। अब इसके बाद फिर फर्स्ट ऑफ द ब्लॉक एडवांटेजेस, ये थी कांग्रेस के लिए। ये क्वेश्चन भी बन के आ सकता है कि कांग्रेस को जो फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शन में विक्ट्री के क्या क्या रीजन थे या उसको क्या क्या बेनिफिट मिल रखे थे पहले से, वो हम पढ़ के देखते हैं। देखिए जो ज़्यादातर पार्टीज है ना वो इंडिपेंडेंस के टाइम 47, इससे बाद ये इससे कुछ पहले ही बनी थी। लेकिन जो कांग्रेस है वो उससे भी लगभग 1885, ठीक है, ये सबसे पुरानी पार्टी है, सबसे पहली पार्टी है, ये तब से बनी हुई है। तो इनके पास अच्छी अच्छी स्ट्रेटेजी भी थी, लोग इनको पहले से जानते थे, समझते थे। और इनका जो नेटवर्क था वो लोकल लेवल तक था। लोकल लेवल का मतलब क्या हो गया, सेंटर, फिर स्टेट, फिर जो हमारे पढ़ते ना फेडरलिज्म क्लास 10th में, जो स्टेट के गवर्नमेंट के 3 लेयर्स होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट। तो ये वहाँ तक इनके कनेक्शन बने हुए थे। तो जो ऑल इंक्लूसिव इन नेचर थी कांग्रेस। इंक्लूसिव नेचर का मतलब भी देख लेते हैं आगे क्या है, वो यहाँ पे लिखा हुआ है। इसका मतलब ये होता है कि
पहले पहले क्या था, देखिए अगला टॉपिक है उसके साथ ही इंक्लूसिव नेचर वाला टॉपिक साथ में कवर होगा। नेक्स्ट है कि कांग्रेस एज अ सोशल प्लस आइडियोलॉजिकल कोलिशन। सोशलिस्ट सोशल कोलेशन कांग्रेस 1885 का मतलब क्या है कि जब नई नई कांग्रेस बनी थी तब ये अपने साथ सिर्फ एजुकेटेड लोगों को लेके चलती थी। इसके साथ प्रोफेशनल लोग होते थे जो पढ़े लिखे हैं, अच्छे प्रोफेशन वाले हैं, या फिर कमर्शियल लोग हैं जिनके पास बड़े बड़े बिजनेस हैं। ठीक है। अब क्या हुआ, जब नेक्स्ट कुछ टाइम बाद जैसे 1920 में जब एनसीएम सीडीएम मूवमेंट वगैरह स्टार्ट होनी शुरू हुई, तो उन मूवमेंट के बाद कांग्रेस के साथ बहुत सारे फार्मरों ने जुड़ना शुरू कर दिया। जो गरीब पीजेंट होते थे उन्होंने जुड़ना शुरू कर दिया, गरीब सॉरी वर्कर क्लास के लोग आने शुरू हो गए, एग्रीकल्चर बेस्ड लीडर इनके साथ जुड़ने शुरू हो गए। तो इनके पास हर कैटेगरी के हर तरह के बंदा आना शुरू हो गया। ठीक है। तो ये कांग्रेस पार्टी है वो ऑल इंक्लूसिव नेचर बन गई कि इसके साथ हर वैरायटी के मतलब कि हर टाइप के बंदे हैं। तो कांग्रेस ने आपके अपने साथ फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास थर्ड क्लास के लोग, हर कास्ट के लोग, अपर लोअर मिडिल क्लास के लोग, हर रिलीजन के लोग, लैंग्वेज बोलने वाले लोग, हर तरह के मुद्दों में इंटरेस्ट दिखाने वाले लोग कांग्रेस के साथ थे। तो इस वजह से भी लोगों को कांग्रेस के ऊपर ज़्यादा ट्रस्ट था। दूसरा फिर जो आइडियोलॉजिकल कोलिशन होती है, देखो आइडियोलॉजी हर एक पार्टी की कोई ना कोई आइडियोलॉजी होती है। जैसे कांग्रेस सेकुलरिज्म को लेकर चलती है, जो बीजेपी है वो नेशनलिज्म को लेकर चलती है, राष्ट्रवाद को लेकर चलती है। तो इन्होंने क्या बना के रखा होता अपना, इनके साथ कौन कौन से लोग होते थे, रेवोल्यूशनरी जो क्रांति को, जिनको हम क्रांतिकारी बोल देते हैं। फिर दूसरे इनके पास होते थे एक पैसिफिस्ट लोग, ये वो वाले लोग होते हैं जो लगता है कि हर एक बात को, हर एक मसले को बातों से सुलझाना चाहते हैं। फिर कंजर्वेटिव जो पुराने ख्यालात वाले लोग होते हैं। रेडिकल वो लोग जो वेस्टर्न एजुकेशन को अप्लाई करना चाहते हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें अपने देश में अप्लाई करवाना चाहते हैं। फिर एक्सट्रीमिस्ट जो कट्टरता वाले लोग होते हैं। मॉडर्नेट जो लोग मॉडर्न चीज़ों को इजीली चेंज को सोसाइटी में आने वाले चेंज को जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हैं। राइट विंग वाले लोग वो वाले लोग थे जिनको लगता था कि कैपिटलिज्म होना चाहिए, गवर्नमेंट का रोल ज़्यादा नहीं चाहिए। लेफ्ट विंग वाले लोग वो होते हैं जो बोलते हैं कि कैपिटलिज्म ना हो, सोशलिज्म होना चाहिए, गवर्नमेंट का ज़्यादा कंट्रोल होना चाहिए। तो कांग्रेस के साथ ये सारी आइडियोलॉजी वाले लोग इनके साथ ही चलते थे। और इससे भी जो इम्पोर्टेंट है, कांग्रेस पार्टी के अंदर जो फिक्शंस है ना, फिक्शन का मतलब होता है जब ग्रुप के एक पार्टी के अंदर ही बंदे अलग अलग होना शुरू हो जाते हैं। दो बंदे इस तरफ है लेकिन दो बंदे इस तरफ होना शुरू हो रहे हैं। तो कांग्रेस ने इस चीज़ को बड़े अच्छे से मैनेज किया हुआ था। वो कैसे मैनेज किया हुआ था वो हम बढ़ के देखते हैं। देखिए सबसे पहले बैलेंस ऑफ कोलेशन, अवॉइड एक्सट्रीम पोजीशंस। एक्सट्रीम पोजीशन का मतलब ये होता है कि अगर किसी 10 बंदों ने एक बात अपनी आगे रखी है जिसमें से दो लोग उससे एग्री नहीं कर रहे, तो बाकी के जो 8 लीडर्स हैं वो उनको समझाते हैं कि ये कोई बात नहीं, हमारी पार्टी की आइडियोलॉजी ऐसे है, फिलहाल के लिए हमें ये ऐसे काम करना चाहिए। तो कोई भी बंदा कांग्रेस से बाहर नहीं जाता था। दूसरा ग्रेट टॉलरेंस ऑफ द इंटरनल डिफरेंसेस। अगर दो बंदों के इंटरनल डिफरेंस हो भी गए किसी मैटर को लेके, तो वो लोग पार्टी के अंदर ही डिबेट करते थे। जब उन्होंने डिबेट करनी है, जब तक एक बंदा दूसरे को करेक्ट नहीं करता तब तक वो मीटिंग ख़त्म नहीं करते थे। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न था कि कभी भी ऐसी नौबत नहीं आई उस टाइम पे कि लोग कांग्रेस पार्टी को छोड़ के जा रहे हैं। वो पार्टी के अंदर ही रहते थे। तो लीव ए पार्टी टू बिकम ओपोजिशन। अगर कोई बंदा कांग्रेस की पार्टी छोड़ के जाता फिर तो वो ओपोजिशन बनाता, लेकिन कांग्रेस ने ऐसी कभी भी नौबत ही नहीं आने दी। वो अपने लीडर को अपने अंदर ही अपने साथ ही जोड़ के रखते थे। फिर फाइट अदर ग्रुप्स विद इन द पार्टी। अगर कुछ नई पार्टी बनी है तो ये जब इन्होंने वोटिंग का टाइम आना है तब ये अपने जो डिफरेंसेस है वो बाहर आके नहीं दिखाते थे, वो पार्टी के बस अंदर ही शो होता था। लेकिन जब लोगों में आते थे तो ये एक कांग्रेस पार्टी बन के ही काम करती थी, नेशनल कांग्रेस पार्टी बन के ही काम करते थे। तो इसीलिए जो कांग्रेस का फैक्शनिज्म है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रोंगर था। इनको कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी कि कोई और सेपरेट पार्टी बनाई अपनी, जो ना ही इन्होंने किसी ओपोजिशनल पार्टी की तरफ इनके लीडर निकल के गए, और इन्होंने अपनी एक बड़ी अच्छी पार्टी को सेंट्रिस्ट पार्टी बना के रखा। तो क्योंकि इसने 10 सालों तक 12-15 सालों तक इतने अच्छे से राज किया, इसको कांग्रेस पार्टी ने कांग्रेस सिस्टम बोलते थे उस टाइम पे। अब क्या हुआ कि इमरजेंस ऑफ द ओपोजिशन पार्टीज, अब कुछ टाइम ऐसा आया कि जब ओपोजिशन पार्टीज का बनना शुरू हो गया, जैसे कुछ केरला में पार्टीज बनना शुरू हो रही थी, वो अपना वहाँ पे काफ़ी अच्छा इंटरेस्ट दिखा रहे थे लोग उनमें से।
अब सोशलिस्ट पार्टी थी, स्वतंत्रता पार्टी थी, भारतीय जनसंघ था। इनमें से कुछ पार्टीज़ तो ऐसी थी जो 1950 के बाद या इसके आस-पास बनी। लेकिन इन्होंने जो अपना रोल है वो नेक्स्ट 10-20 ईयर्स में प्ले करना शुरू किया। ठीक है? जब फर्स्ट इलेक्शन हुआ था, तब इनका रोल कुछ ख़ास नहीं था, लेकिन इन्होंने अपोज़िशन का रोल काफ़ी अच्छे से प्ले किया था। क्योंकि डेमोक्रेटिक करैक्टर देने के लिए अगर कहीं पे भी कांग्रेस पार्टी कुछ गलत कर रही थी, तो ये लोग लोगों को जागरूक कर देते थे, इस पार्टी वाले लोग। और इन्होंने क्रिटिसिज़्म करके रखा आईएनसी का, अगर वो कहीं पे भी कुछ गलत कर रही है। चेक एंड बैलेंस करते रहते थे, सारा सिस्टम सही से चल रहा है या नहीं चल रहा। और लोगों के पास एक पॉलिटिकल अल्टरनेटिव हमेशा से था ओपोजिशन पार्टी को लेके। अभी हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है रिस्पेक्ट। उस टाइम पे क्या होता था, फिर भी जो इंडियन इंडियन नेशनल कांग्रेस है और ओपोजिशन पार्टी है, इनके लीडर्स हमेशा एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते रहते थे। जब इन्होंने आमने-सामने होना, रैली में होना, लोकसभा में होना, लेकिन वहाँ पे कुछ पर्सनली दुश्मनी वगैरह ऐसे नहीं शो करते थे। अब जैसे कि बी आर अम्बेडकर हैं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी हैं, ये ऐसे लीडर्स हैं जिनको कांग्रेस की पार्टी काफ़ी ज़्यादा पसंद करती थी। नेहरू जी सोशलिस्ट पार्टी से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस रहते थे। वो ज़्यादातर डिस्कशन करने के लिए जयप्रसाद नारायण जी से भी सजेशन लिया करते थे। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 2 था, जिसका नेम था एड ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस।